नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा अकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी 2026 के लिए। ठीक है, तो हम आज समझेंगे मध्य प्रदेश का इकोनॉमी, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखना मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश का प्री हो, फॉरेस्ट मेंस हो या एपी हो, ठीक है, या कुल जो एग्ज़ाम हो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में आ चुके हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। बस मैंने वहाँ पे वर्तमान संबंध में डेटा पुट कर दिया है। जैसे कि ये क्वेश्चन उसने किया है मध्य प्रदेश एपी 2025 में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू का है, लेकिन यहाँ पर मैंने 2025-26 ऐड कर दिया है और साथ में जो ऑप्शन है वो चेंज कर दिया है, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले पूछ चुका है पीवाई के संबंध में उसी के इर्द गिर्द से क्वेश्चन बनेंगे आपसे। तो आपको समझ में यहाँ से दो चीज़ आएगी कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, इसलिए ध्यान से लेक्चर को सुनना ताकि आपको यहाँ से दो चीज़ क्लियर होगी, ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से और आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना कैसे है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश में प्रचलित कीमतों के आधार पर वर्ष 2025-26 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितने % रहा या है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है प्रचलित कीमतों। ठीक है, तो पहले ये समझ जाइए कीमत दो होती है। जैसे कोई भी आप सरकार डेटा पुट करती है, कोई भी सरकार अपना जो बजट पेश करती है, बजट संबंधी जो आधार होते हैं उसके दो आधार होते हैं, दो कीमत होती है। एक तो होगा बेस ईयर और एक होगा आपका करेंट ईयर। तो इसी प्रकार से जो बेस ईयर है उसमें हमारी जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ कितनी थी वो पता लगेगा आपको। ठीक है, और उसी प्रकार से जो करेंट कीमत है आपकी इकोनॉमी में उसमें क्या बदलाव हुआ ये पता लगेगा आपको। तो ये होती है ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ जो है दो टाइप की होती है, एक होता है स्थिर भाव पर और एक होता है करेंट कीमत पर। हुआ क्लियर? जो स्थिर भाव है उसका जो ईयर है बेस ईयर वो माना गया है 2011-12। ये क्यों माना गया है? जैसे कि आप अपना जो अवलोकन करते हो वो किसी ईयर से करते हो ना, कि मैं 12th में यहाँ पर था, अब मैं इंजीनियरिंग में यहाँ पे पहुँचा हूँ, मेरा पर्सन यहाँ पे था, इतना बना था। तो आप किसी ईयर को बांधते हो और वहाँ से अपने विकास की वृद्धि को नापते हो। इसी प्रकार से भारत सरकार ने बेस ईयर माना है 2011-12 कि हम जो विकास की ग्रोथ मापेंगे हम मापेंगे 2011-12 से। हुआ क्लियर? तो क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि बेस ईयर कौन सा है, तो बेस ईयर आपका 2011-12। ये जो आपको पीपीटी दिख रही है ये पीपीटी को आप ध्यान से उतार लेना। ठीक है, क्योंकि ये पीपीटी आपको मेंस और प्री दोनों में काम आएगी। कैसे काम आएगी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्थिर भाव और एक हुआ करंट वैल्यू। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट होंगे कि जो स्थिर भाव है उसमें एक अंकीय संख्या होगी और एक होगा आपका परसेंट। एक होगा आपका अंकीय और एक होगा आपका परसेंट, यानी कि परसेंट में आपने कितनी ग्रोथ करी है और अंकीय क्षेत्र में कितनी ग्रोथ की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि स्थिर भाव की तुलना हो रही है तो सिंपल सी बात है कि स्थिर भाव के अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यू है ये कम हो जाएगी और जो करंट प्राइस होता है ये अधिक होता है, इसलिए आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ से डेटा याद रखना, यहाँ जितने डेटा दिए गए हैं आपको सारे याद होना चाहिए। इसे क्या करना, जहाँ पे आप पढ़ते हो, जहाँ सोते हो, इस पेपर को वहाँ पे चिपका देना, इस डेटा को। ठीक है, और इसे याद भी मत करना, बस जब भी आप खाली बैठते हो तो इसे बस देख लेना, एक बार देख लिए बस, सिंपल से याद नहीं करना। ठीक है, लेकिन जैसे कल एग्ज़ाम है तो आज रात को उसे अच्छे से डेटा को देख लेना ताकि कल सुबह एग्जाम में जाओ और वहाँ आपको दिखता है तो आप वहाँ पे पहले ही इसको जो आंकड़े होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं आंकड़े वाले, उसको पहले ही आप टिक कर लेना कि इसका आंसर ये है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको डेटा भी याद हो जाएगा और जो क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन आया है आपका प्री में वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना अगर आप इसे याद कर लेते हो तो आपको मेंस में काम आएगा, क्योंकि मेंस में तो आपको लिखना है और मेंस में तो कोई लिखना होता है तो उसमें पूरे रटा होना चाहिए, यानी याद होना चाहिए डेटा। ठीक है, इसलिए डेटा अगर याद होता है तो आपका मेंस का क्वेश्चन आंसर छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है, जैसे कि अंकीय भाव होता है, ठीक है, उसका आंकड़ा ये दिया गया है और जो 2011-12 जो बेस ईयर है उसमें जो परसेंट है, क्वेश्चन आपसे ये करेगा कि स्थिर भाव में हम कितनी वृद्धि करें हैं 2025-26 में, तो उसका आंसर है 8.04%। आपसे क्वेश्चन कराया कि बेस ईयर जो 11-12 है
और 2025-26 में है, इतने सालों में सर्वाधिक ग्रोथ कहाँ हुई है स्थिर भाव में, तो वो ईयर कौन सा है, वो ईयर है 2016-17। 16-17 को हमारी ग्रोथ कितनी हुई है, वो हुई है 12.40%। ये कितनी है, सर्वाधिक वृद्धि है। एक क्वेश्चन और आएगा कि 2011-12 से लेकर वर्तमान जो 25-26 है, इसमें जो सर्वाधिक डिक्लाइन यानी सबसे ग्रोथ कम कहाँ हुई है, तो वो हुई है 2021 में। कितनी हुई है, तो वो हुई है 4.74% माइनस में। ठीक है, क्यों हुई है, क्योंकि इसमें क्या आया था जानते हो, इसमें 19-20 में आया था कोविड। जब कोविड आएगा तो अर्थव्यवस्था की बीड़ बज जाएगी, जब बीड़ बजेगी तो उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगी। हुआ क्लियर? तो ये डेटा आपको याद हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़, क्वेश्चन आपको आएगा चालू कीमत पर वर्तमान जो इकोनॉमी है उसका कितना बड़ा रूप है अंकीय क्षेत्र में, तो वो है इतना। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन करता है कि परसेंट में कितना है, तो ध्यान रखना 2025-26 में जो ग्रोथ रेट है चालू कीमत पर वो कितनी है, वो है आपका 11.14%। अगर यहाँ क्वेश्चन करता है कि सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है करंट वैल्यू पर, तो वो हुई है 2012-13 में। कितनी हुई है, वो हुई है 20.71%। हुआ क्लियर? क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि करंट वैल्यू पर जो परसेंट है उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट किस ईयर में हुई है, तो वो हुई है 20-21 में। क्यों हुई है, कोविड में। ठीक है, कितने परसेंट की हुई थी, तो वो है 1.98%। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना जो ग्रोथ होती है ये दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है स्थिर भाव पर और एक होती है चालू कीमत पर। जो स्थिर भाव है वहाँ पर भी ग्रोथ रेट दो रूप में आएगी, एक होगा आपका परसेंट पर, एक होगा अंकी पर। चालू कीमत पर भी एक होगा अंकी, एक होगा परसेंट पर। ठीक है, जैसे कि आप देखना ये जो है ये इमेज दिख रही है, ये इमेज आपका मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की है। ठीक है, इसमें बोला गया है वित्तीय वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर कितना है, इतना है। ठीक है, ये अनुमानित है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यहाँ इतना था। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि जो ये जो दिख रही है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बीच में कितने % की वृद्धि हुई है, तो कितनी हुई है, वो हुई है 11.14% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसलिए मैंने बताया था यहाँ पे आपको प्रचलित भाव में कितनी वृद्धि हुई है, वो हुई है 11.147% की वृद्धि हुई है। दूसरा पॉइंट। ठीक है, और जो सेकंड इमेज है वो है स्थिर भाव पर। ठीक है, तो स्थिर भाव बताया था मैंने कि बेस ईयर होगा, उसके अकॉर्डिंग हम नापे हैं कि हमारी जो विकास दर है इसमें कितनी ग्रोथ हुई है। तो बता चुका था कि बेस ईयर पहले का होता है। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू होती है थोड़ी घटती है और जो करंट वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है। इसलिए आप देखना कि जो करंट वैल्यू है उसमें जो ग्रोथ रेट है वो कितनी हुई है, वो हुई है 11.14%। जो वित्त वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश का जीडीपी स्थिर भाव पर कितना है, इतना ये अनुमानित किया गया है। ठीक है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के अकॉर्डिंग इतनी की तुलना में वास्तविक उत्पादन में विस्तार को दर्शाता है। इस प्रकार विगत वर्षों की तुलना में स्थिर भाव पर, क्या स्थिर भाव पर, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्थिर भाव पर राज्य घरेलू उत्पाद में 8.4% की वृद्धि अनुमानित है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया वाला डाटा, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर जो है स्थिर भाव पर जो हमारी जो ग्रोथ रेट है कितनी हो रही है, वो हो रही है 4.04%। और आप देख पा रहे हो ये जो डेटा दिया गया है, ये डेटा जो है ये मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण का जो PDF है उसमें ये डेटा दिया गया है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट उसने किया है, किसने किया है, वो किया है आपका MP-AP ने किया है। वो क्या पूछा है उसने, सर्वाधिक योगदान कितना है प्राथमिक क्षेत्र का। जैसे कि आप देखना ये इमेज है, कौन सी, ये आपका डेटा दिया है। ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है पाई चार्ट की, और ये पाई चार्ट किसका है, तो वो एक है स्थिर भाव का और एक है करंट वैल्यू का। तो जो करंट वैल्यू है, ठीक है, उसमें जो प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र का जो हिस्सा है बता रहा है कितनी ग्रोथ हुई है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र कितना है वो है 43.09%। जो द्वितीयक क्षेत्र कितना है तो वो है आपका 19.79%। जो तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र कितना है तो वो है 37.12%।
ठीक है। उसी प्रकार से जो स्थिर भाव है, बता चुका था मैं कि जो करंट वैल्यू होती है उसमें जो आपका डेटा है उसकी संख्या बढ़ जाती है, यानी कि उसका जो वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो स्थिर भाव है वहाँ पे घट जाएगी। तो जैसे देखना कि यहाँ क्वेश्चन करता है, तो यहाँ पर आप देखना कि सर्वाधिक बड़ा हिस्सा किसका है, वो करंट वैल्यू पर, वो है आपका प्राथमिक क्षेत्र का। लेकिन जैसे आप आओगे किसमें, स्थिर भाव में जो आपका वैल्यू दी है उसमें दिखा रहा है कि सबसे बड़ा जो हिस्सा है, ठीक है, वृद्धि का, वो किसका है, तो वो है तृतीय क्षेत्र का। कितना है, वो है 14.28%, 40.28% है। तो ध्यान रखना, इसे 2026 में जो भी एग्ज़ाम आती है उसमें पूछता है कि प्रचलित भाव में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो वो है आपका प्राथमिक क्षेत्र का। कितना परसेंट है, तो वो है 43.09%। लेकिन वही क्वेश्चन आता है आपको 2026 में कि स्थिर भाव में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो वो है आपका तृतीय क्षेत्र का। यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है, तो यहाँ पे आपको तुलना हो चुकी है। इस आंकड़े को आप ध्यान से लिख लेना कि स्थिर भाव में सर्वाधिक योगदान जीडीपी में किसका है, तो वो है तृतीय क्षेत्र का। लेकिन वहीं पर मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसमें जो प्रचलित भाव है उसमें जो सर्वाधिक योगदान है वो है प्राथमिक क्षेत्र का। यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये दो कंटेंट को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने क्वेश्चन किया है कि मध्य प्रदेश में प्रचलित कीमतों के आधार पर वर्ष 2025-26 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितने परसेंट है, तो क्या है, वो है 43.09%। हुआ क्लियर? और ये सर्वाधिक है। लेकिन यही क्वेश्चन आ जाए आपको स्थिर भाव में, यहाँ पे अगर लिखा रहता आपका स्थिर भाव, तो स्थिर भाव में सर्वाधिक योगदान किसका है, वो है तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का। जैसे कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं दे रहा हूँ सेवा, ये कहलाएगा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ठीक है। सिंपल से ध्यान रखना कि जो चीज़ भूमि से उत्पादन हो रहा है, किसान निकाल रहा है, रॉ मटेरियल निकाल रहा है, भूमि से जो भी चीज़ निकल रही है वो है प्राथमिक। उसी वस्तुओं को आपने, ठीक है, वैल्यू एडिशन करके कुछ चेंज कर दिया तो वो कहलाएगा सेकेंडरी। और उसी वस्तु को आपने कहीं जाके बेचा और बीच में जो आपने सेवा दिया है वो कहलाएगा तृतीय क्षेत्र। हुआ क्लियर? तो जो मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है उसमें स्थिर भाव में सर्वाधिक योगदान किसका है, वो है तृतीय क्षेत्र का। लेकिन जहां पर बात आती है प्रचलित भाव की, तो वहां पे सर्वाधिक योगदान हो जाता है किसका, प्राथमिक क्षेत्र का। मैं इसे इसलिए इतने बार रिपीट कर रहा हूं कि वहां पे आप भूल जाओगे, इसलिए इसे लिख लेना कि प्रचलित भाव में सर्वाधिक योगदान जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का है, स्थिर भाव में सर्वाधिक योगदान जीडीपी में किसका है, वो तृतीय क्षेत्र का है। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। जैसे कि ये जो ग्राफ दिया है, ये ग्राफ दिया है आपका मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ग्रीन लाइन दिख रही है आपको क्या, प्रचलित भाव की, ठीक है। प्रचलित भाव कितना है, तो ये है आपका वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू आपको याद होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। दूसरा है आपका यहाँ पर क्या, ये है स्थिर भाव, ब्लू लाइन। तो ये वाली वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कौन सी, वाली वैल्यू। और ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इसलिए ये जो मैं बताया, ये जो एक चार्ट, ठीक है, और ये जो पाई चार्ट, ठीक है, ये दोनों पाई चार्ट और ये जो आपको दो इमेज दिख रही है, ठीक है, ये तीनों इमेज का समरी है वो इस पेज में मैंने पुट कर दिया है। आई होप कि आपको ये सिनॉप्सिस समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में ना आया हो, क्योंकि मैंने इसमें एक पाई चार्ट, एक फ्लो चार्ट, ठीक है, और दो इमेज का समरी यहाँ पुट करा है, ठीक है। अगर समझ में ना आया हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसे और एक बार समझा दूंगा। वह क्लियर? और वीडियो छोटा सा होगा, कर दूंगा अपलोड, उसे आप देख लेने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2025-26 में प्रचलित भाव पर सकल राज्य मूल्य वर्धित में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है उसने बोला है यहाँ पर प्रचलित भाव, ठीक है। ये दिया है, दो फ्लो चार्ट दिया है, पाई चार्ट दिया है, इसमें बोला है स्थिर भाव, इसमें बोला है प्रचलित भाव। यहाँ पे क्या बोला है, प्रचलित भाव, ठीक है। और क्या बोला है, कौन सा क्षेत्र बोला है, यहाँ क्या बोला है, उसने बोला है प्रचलित भाव। और क्या बोला है, सर्वाधिक योगदान। तो यहाँ चल रहा है, ये दिखा है आपको क्या, ये आपको दिख रहा है प्रचलित भाव, ये आपको दिख रहा है प्रचलित,
ये आपको दिख रहा है प्रचलित भाव, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है उसने, सर्वाधिक योगदान बोला है, ठीक है। किसका है, तो वो है आपका 43.09%। किसका है, तो वो है आपका प्राथमिक क्षेत्र का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वह क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन करता आपका स्थिर भाव पर, तो उसका आंसर क्या होता, उसका आंसर होता आपका 14.28%, यानी कि तृतीय क्षेत्र। यही अंतर में समझा रहा था आपको कि क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, तो आप कंफ्यूजन मत होना। स्थिर पूछा है या पूछा है प्रचलित, ये आपको ध्यान होना चाहिए। पर ध्यान रखना, अगर आपको डेटा याद करने में दिक्कत जाती है, तो जो करेंट का होता है, यानी जो प्रचलित भाव होता है, उसे आप याद कर लेना। ऐसा क्यों, क्योंकि जो प्रचलित भाव होता है उसकी वैल्यू अधिक होती है, ठीक है। जैसे कि आपको जॉब लगेगी, तो आपके पिताजी बताएंगे मेरा बेटा जॉब कर रहा है, उसकी पर मंथ इनकम जो कहना चाहिए सैलरी है वो 1 लाख है, ठीक है। तो ये 1 लाख क्या है, ये करंट वैल्यू मिल रही है आपको, ठीक है। पर आप जिस शहर में रह रहे हो वो शहर पुणे है, ठीक है। वहाँ पे आपका खर्चा कितना हो रहा है, लास्ट में बच कितना है, लास्ट में बच रहा है 5,000। तो इंसान क्या है, वो वैल्यू बताता है ग्राफ को, जो ग्राफ सर्वाधिक बड़ा होता है। इसीलिए कम से कम आप जो प्रचलित भाव होता है उसके डेटा को याद कर लेना। वह क्लियर। जैसे कि 11.14% आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश में वानिकी क्षेत्र का वर्तमान आधार मूल्य संवर्धन योगदान कितना था, ठीक। ये क्वेश्चन किया उसने, ये क्वेश्चन किया है आपका मध्य प्रदेश फॉरेस्ट में 2020 में। इसको मैंने करेंट पे कैसा क्वेश्चन बनेगा 2026 में, उसे यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो ये देखना, ये इमेज है आपकी मध्य प्रदेश इकोनॉमी सर्वे की, ठीक है। और ये भी इमेज उसी की है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है प्राथमिक क्षेत्र, वह क्लियर। और यहाँ पे क्या लिखा है, वानिकी क्षेत्र। और जो वानिकी क्षेत्र होता है, यानी कि जो उत्पादन हो रहा है भूमि से, तो कहाँ आएगा, वो आएगा प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, ठीक है। सकल राज्य संवर्धन योगदान वृद्धि प्रवृत्ति, वह क्लियर। तो यहाँ पे जो दिया गया है उप क्षेत्र, यानी कि आपका जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कितने उपक्षेत्र होते हैं, तो एक होता है फसल, एक होता है पशुधन, एक होता है वानिकी, एक होता है मत्स्य जलीय कृषि, खनन और उत्खनन और प्राथमिक क्षेत्र, हुआ क्लियर। यहाँ पूछा है कि वानिकी क्षेत्र में मूल्य संवर्धन योगदान कितना था, तो यहाँ पे कितना है, ध्यान रखना, ये वानिकी क्षेत्र है, ठीक है। वानिकी क्षेत्र में जो 2025-26 है उसका कितना योगदान है, वो है 2.13%, ये दिया है परसेंट में, ठीक है। तो यहाँ से और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो बनेंगे आपसे कि प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस उप क्षेत्र का है। तो आप देख पा रहे हो फसल कितना है, वो है 31.44%, ठीक है। लेकिन जो 25-26 है वहाँ कितना है, तो वहाँ पर है 13.17, यानी यहाँ पे घट गया है। तो ये आपको वैल्यू होना चाहिए, कौन सी वैल्यू, ये जितनी वैल्यू दी है आपको, ये वैल्यू आपको पूरी याद होना चाहिए। क्यों, जैसे कि आप देखना कि ये क्वेश्चन 20 में कर चुका है, ये क्वेश्चन कर चुका है, सिंपल सी बात है कि 26 में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप कम से कम ये जो है ये क्षेत्र की इतनी वैल्यू आप लिख लेना सामने डेटा को, ठीक है। ध्यान रखना, इस जो बजट में या आर्थिक सर्वेक्षण में 536 पेज हैं, ठीक है। तो 536 में से आपको क्या क्या पढ़ना है, आपका कौन सा एग्जाम होता है, उस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पुट करा है और उसकी जो इमेज यहाँ पुट कर दिया है। तो कितना काम आसान हो गया है आपके लिए कि आपको 536 पढ़ना ही नहीं है, जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन की डिमांड पर कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो आपको याद करना है बस। इस प्रकार से आपका 26 में जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसने क्वेश्चन कर लिया है 2020 में वानिकी वाला, अब वो क्वेश्चन कर लेगा फसल कर लेगा, पशुधन कर लेगा, मत्स्य कर लेगा, खंड कर लेगा। तो आपको कम से कम ये वैल्यू के साथ याली वैल्यू जो है करंट की वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप देख रहे हो ये योगदान परिवर्तन, तो देखना फसल जो है यहाँ पे कम हो चुकी है, ठीक है, पशुधन बड़ा है, ठीक है, वानिकी घटा है, मत्स्य जलीय बड़ा है, ठीक है, और खनन ये घटा है, प्राथमिक क्षेत्र कुल ये घटा है। तो आप ध्यान रखना कि दो क्षेत्र कौन कौन से, एक हो गया आपका पशुधन और एक हो गया आपका मत्स्य जलीय, ये इसमें ग्रोथ हुई है। तो जो ग्रोथ हुई है आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन ये कराया कि ऐसे कौन कौन क्षेत्र हैं प्राथमिक क्षेत्र के इसमें ग्रोथ हुई है, दो क्षेत्र का नाम बताइए, तो वो है आपका पशुधन और एक हो गया आपका मत्स्य जलीय कृषि।
और बाकी सब घटे हैं, ठीक है। तो कम से कम जो वृद्धि हुई है वो आपको याद होना चाहिए। कितना आसान हो गया, ठीक है। तो दो वैल्यू आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन ये कर लिया है कि पशुधन का वर्तमान में योगदान में कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है कौन सी, 7.22% आपको याद होना चाहिए। और मत्स्य जलीय 0.61% आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर। सर्वाधिक कौन सा है, सर्वाधिक है फसल का, तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कर लिया है कि जो कृषि है प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें जो सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है वो कितना परसेंट है, तो वो फसल है, ठीक है। और जो योगदान कितना है तो वो है 13.13%। हुआ क्लियर। दूसरी चीज, अब ये क्वेश्चन कर लिया कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें सबसे कम योगदान किसका है, तो किसका है, वो है मत्स्य और जलीय कृषि का। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कर लिया कि सर्वाधिक किसका है, तो वो फसल का है। दूसरा करेगा सबसे कम किसका है, तो वो है मत्स्य का। दो वैल्यू हो गया, ठीक है। फिर दो वैल्यू याद करना है आपको कौन सी, जो प्लस में है, ठीक है। तो कम से कम इतनी वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, सर्वाधिक और सबसे कम, और जिसकी ग्रोथ हुई है वो दो वैल्यू, ठीक है। तो इतने डेटा आपको याद होना चाहिए यहाँ से। जैसे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये दिया गया है वानिकी और ये इमेज दी गई किसकी, आपका एमपी आर्थिक सर्वेक्षण की। इसमें बोला गया है वानिकी का प्रचलित भाव पर योगदान वित्त वर्ष 2024-25 में कितना था, वो था 20.20% था। जो वित्त वर्ष 2025-26 में कितना हो चुका है, वो हो चुका है 2.13% हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इतना था, इतना है, तो ये घटा है। बताया था मैंने कि ये जो वानिकी है ये घटा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.13%, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो इतनी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ कर देना कमेंट, मैं इसे दोबारा से ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। परंतु ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है अगर ये आपसे क्लियर हो गया तो ये समझ जाइए कि आपके जो पेपर होगा, पीएससी प्री का हो, एपी का हो या एमपी कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आते हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको नहीं बनते। तो यहाँ से इतना समझ गए आप तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा, और ये वैल्यू आपको मेंस में भी काम आएगी, जिससे आपका जो नंबरिंग है, जो आंसर राइटिंग है, उसमें जो पॉइंट बढ़ेंगे, आपके जो पॉइंट बढ़ेंगे, तो सिंपल से जांच को लगाएगी, इसको बहुत नॉलेज है तो आपको अच्छे नंबर देगा। इसलिए ध्यान से कर देना कमेंट। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं दोबारा से ये लेक्चर ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश में सकल राज्य मूल्यवर्धन में सबसे कम योगदान। देखो मैंने बताया था अभी जस्ट आपको कि सर्वाधिक योगदान पूछ सकता है आपसे, तो वो है फसल का। सबसे कम पूछेगा तो उसका क्या है, सबसे कम किसका है, सबसे कम है, ये आपको दिख रही है वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, ये है मत्स्य जलीय कृषि की। और आपको ये क्वेश्चन पूछ चुका है, 2024 में कर चुका है। तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन आपको 2026 में आ सकता है। तो मैं बता चुका हूँ, सर्वाधिक आपको याद होना चाहिए, तो किसका है, सर्वाधिक क्या है, तो वो है फसल, आपको याद होना चाहिए इस वैल्यू के साथ, ठीक है। दूसरा सबसे कम किसका है, तो ये मत्स्य का है, तो इस वैल्यू के साथ आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। हो सके तो ये पीपीटी का निकाल लेना फोटोग्राफ, ठीक है, और वहाँ पे आप चिपका देना जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हो, और उसे बस देखना, बस एग्ज़ाम तक याद हो जाएगा, काफ़ी टाइम है, डेटा याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी। ये डेटा आपको मेंस में भी काम आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं तो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मत्स्य पालन। जैसे कि आप देखना, ये इमेज किसकी है, वो आर्थिक सर्वेक्षण की, ठीक है। मत्स्य जलीय कृषि का प्रचलित भाव पर योगदान है कितना, 0.58% से बढ़कर कितना हो चुका है, वो 0.61% हो चुका है। ध्यान रखना, यहाँ पे वैल्यू बड़ी है, ठीक है। जहाँ पे वैल्यू बड़ी है, कौन सी बड़ी है, तो ये बड़ी है आपकी पशुधन की, और ये बड़ी है आपकी मत्स्य पालन की और जलीय कृषि की। तो जहाँ बड़ी है कम से कम वो वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि पशुधन का योगदान कितना है, तो वो है 7.22%, ठीक है। और मत्स्य कितना है, वो है 0.61%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। तो आपको समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं इकोनॉमी सर्वे से। हुआ क्लियर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ष 2025-26 में आकलन के अनुसार मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनन उत्खनन का योगदान कितना है। देखो ये फिर से वैल्यू आ गई, खनन उत्खनन का योगदान पूछ रहा है कितना है, ठीक है।
तो यहाँ पूछा उसने परसेंट वाइज पूछा है, और ये क्वेश्चन आपका MPAP में 2022 में कर चुका है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, 26 में क्वेश्चन कर लेगा आपसे, तो क्या बनेगा आपसे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ये आपका उत्खनन है। ठीक है, और 25-26 में क्या है वैल्यू, ये वैल्यू दी गई है और ये घटी है, तो आपको ये वैल्यू पूछ रहा है वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी 2.96%। जैसे कि आप देखना, ये इमेज दी है आपका मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण की। खनन उत्खनन का प्रचलित भावों पर योगदान वित्त वर्ष 2024-25 में कितना था, वो था 3.21% था, जो कि वित्त वर्ष 25-26 में कितना हो चुका है, वो हो चुका है 9.96% रहा है। ठीक है, यानी पहले इतना था, अब इतना हो चुका है, यानी कि घटा है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये कम से कम जो चार्ट है इसके जो कम से कम याली वैल्यू और याली वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होती तो कम से कम लास्ट टाइम में करना सर्वाधिक और सबसे कम, और जो ग्रोथ हुई है उन दो वैल्यू का करना है। कम से कम 4 वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कम से कम तो होना ही चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार किस क्षेत्र की भागीदारी में मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है पाई चार्ट। ठीक है, तो पाई चार्ट देखना, तो ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में दिख रही है, वो दिख रही है 43.09%। तो ये बढ़ोतरी किस में दिख रही है, आपको दिख रही है इसमें प्राथमिक क्षेत्र में। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। और ये जो पाई चार्ट है इसकी वैल्यू याद होना चाहिए आपको, कौन सी, प्राथमिक क्षेत्र की याद होना चाहिए 43.09%, द्वितीय की याद होना चाहिए 19.79%, और तृतीय की होना चाहिए 37.12%। ठीक है, ये ध्यान रखना कि पीपीटी जो है इसे भी आप निकालना फोटो कॉपी, और जहाँ पढ़ते हो वहाँ चिपका देना। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि यहाँ पर लिखा है आपका प्रचलित भाव और यहाँ पर लिखा है आपका स्थिर भाव, तो यहाँ की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ये वैल्यू याद होना चाहिए। इस प्रकार से वैल्यू याद कर लेना, आपको प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए ध्यान से जो बता रहा हूँ उतना कम से कम कर लेना, और इससे बाहर जाते हैं तो किसी से बनना भी नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2025-26 में अग्रिम अनुमानों के आधार पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है, किसका रहा होगा, वो है प्राथमिक क्षेत्र, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, राजकोषीय वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश में सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है, कितना है, कितना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है वैल्यू, ये चीज़। ठीक है, तो ये तो आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2025-26 में अग्रिम अनुमानों के आधार पर सकल राज्य मूल्यवर्धनों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है, किसका होगा, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आपसे भी। ठीक है, वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश के द्वितीय क्षेत्र में किस उद्योग का योगदान सर्वाधिक है। ठीक है, अब आपका एक काम है कि आप इकोनॉमी सर्वे निकालना। ठीक है, मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ PDF पड़ी है, उसका यहाँ से देख के आंसर बताना, मुझे कमेंट कर देना यहाँ पर, या फिर टेलीग्राम में ओपन कर दूंगा, बता देना वहाँ पर कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। ठीक है, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आप देना आंसर किस में, कमेंट बॉक्स में। मध्य प्रदेश की GDP में तृतीय क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का योगदान 2025-26 में सर्वोच्च रहा था। ठीक है, तो ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये इमेज दिख रही है आपको तृतीय क्षेत्र की। ठीक है, और उसके ये उप क्षेत्र हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो तृतीय क्षेत्र है उसके उप क्षेत्र होते हैं व्यापार, परिवहन, रेलवे, संचार, वित्त, रियल एस्टेट। ठीक है, लोक प्रशासन, अन्य सेवा, ये सभी जो है आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। और यहाँ बोला है उसने सर्वाधिक सर्वोच्च स्थान किसका है योगदान का, तो यहाँ पे आप देखना कि ये आपका दिया है उपक्षेत्र और ये दिया है आपका 25-26 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए सर्वाधिक में किसका है, वो है आपका 10। उसमें क्या लिखा है, व्यापार, मरम्मत, होटल, रेस्टोरेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हुआ क्लियर। जैसे कि आप देखना, ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज दिख रही है आपको आर्थिक सर्वेक्षण की, और यहाँ दिया गया है वैल्यू कौन सा, 10.35%। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है GSAV, तो ये क्या है। ठीक है, ध्यान रखना, एक होता है आपका GDP और एक होता है आपका GVA। ठीक है, तो क्या होता है, ध्यान रखना, जैसे कि आपने
चाय बनाया, ठीक है। तो चाय में आपको दूध, शक्कर, ठीक है, पानी, गैस सब लगी, आपको खर्चा आ गया 200 का, ठीक है। और आपने चाय वो बेची 400 में, हुआ क्लियर। तो 400 जो है वो कहलाएगा आपका जीडीपी, हुआ क्लियर। लेकिन इसमें अगर हमको GAV निकालना है, लेकिन हमको इसमें GVA निकालना है, तो उसमें जो वैल्यू आपकी एड लगी है, जिसमें शक्कर आपने लिए, दूध लिए, पानी लिए, गैस लिए, वो चीज़ जो आपने लिए हो उसकी कीमत को घटा देंगे हम, घटा देंगे 200 रुपये। कितना बचेगा? 200 बचेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? GVA हो जाएगा, हुआ क्लियर। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है किसी देश के सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, वो होता है जीडीपी। लेकिन GVA क्या होता है? ये होता है उसमें जो जीडीपी है उसमें से जो आपका इनपुट है, जो भी आपका खर्चा लगा है उसको करते हैं माइनस, और जो निकलती है वैल्यू उसे कहते हैं GVA, ठीक है। इसलिए बोला है उसने यहाँ पे GSVA पे योगदान वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितना है? किसका? व्यापार होटल का, वो है 10.35%, हुआ क्लियर। तो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन करेगा आपसे, ये जो इमेज है यहाँ से क्वेश्चन करेगा कि, अब ध्यान रखना, ठीक है। 3 चीज़ होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो द्वितीयक का आपको देख के बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। प्राथमिक बता चुका हूँ मैं, ये तृतीयक है। तृतीयक ध्यान रखना कि यहाँ पूछा है उसने, सर्वाधिक योगदान पूछ लिया उसने, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपसे कि सबसे कम योगदान किसका है। सबसे कम किसका है? वो है आपका, दिख रहा है यहाँ पर याली वैल्यू, वो क्या है? रेलवे का सबसे कम है। तो ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए, कम से कम 2 वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे सब जीरो हो गए, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे एक प्लस हुआ है, ये प्लस हुआ है, ये प्लस हुआ है, ये प्लस हुआ है, ठीक है। तो वित्त वर्ष रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवा और लोक प्रशासन, ये सब क्या हुआ? अन्य सेवा, ये सब क्या प्लस हुए हैं। तो आपको कम से कम इनकी याली वैल्यू याद होना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आप जो है ये जो पेपर है, ठीक है, ये जो इमेज है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों की इमेज जो है आप चिपका लेना जहाँ पढ़ते हो, और इन वैल्यू को देखते रहना। कम से कम सर्वाधिक और न्यूनतम योगदान वाला तो आप रट डालना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो छूटना नहीं चाहिए आपसे। ये क्वेश्चन पहले ही आउट हो चुका है, ठीक है। अब जो है ये जो टॉपिक समाप्त होता है यहाँ पर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन आए हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका आंसर क्या होगा, वो समझते हैं। तो यहाँ पे हम लेक्चर समाप्त करते हैं। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना और उसका आंसर आप ध्यान से देना। हुआ क्लियर?